हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अन्नपूर्णा भगत है और मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ हमारे इस दंगल सीरीज़ में। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? देखिए, अब आपके एग्ज़ाम की डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, जो कि होने वाली है आपकी 21st ऑफ मई को। और कुल मिलाकर के आप ऐसा कह सकते हो कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 हफ़्ते का टाइम बच गया है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 14 दिन बच गए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रिविज़न पे लगाइए और किसी भी नए तरीके के कॉन्सेप्ट्स, नए टॉपिक्स पे अपना फ़ोकस डाइवर्ट ना करें। और उसके लिए ज़रूरी हो जाती है कि आप अगर रिवीज़न की बात करें तो ज़रूरी है कि आपके लिए आप जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, इन सारे पीवाईक्यूज़ को आप पूरे अच्छे तरीके से कर लें। यकीन मानिए, अगर आपने इन पीवाईक्यूज़ को एक अच्छे तरीके से कर लिया, एक अच्छे ढंग से कर लिया, तो आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि हम यहाँ पर पीवाईक्यूज़ के सिर्फ़ क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस करते, बल्कि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देते हैं, आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ चीज़ों को समझाते हैं। ये हमारी जो लेखपाल की जो पूरी टीम है, ये उनमें जितने भी टीचर्स हैं वो सारे ही आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं और वो चीज़ों को एक बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली आज हम 2021 में पूछे गए पेट एग्जाम में जितने भी पॉलिटी के पीवाईक्यूज थे, आज हम उन सारे पीवाईक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी लेखपाल की टीम है, ये है मोहक सर, ये हैं अक्षत सर, ये आपको अदर अदर सब्जेक्ट्स कवर करा रहे हैं और आपको हमारी जो लेखपाल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। और मुझे लगता है मुश्किल से मैक्सिमम आप ऐसा कह सकते हो कि सिर्फ 2 से 3 क्लासेस में हर एक सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मैक्सिमम 2 से 3 क्लासेस में आपकी ये जो लेखपाल की सीरीज़ है वो अब कंप्लीट होने वाली है। ठीक है? तो आप प्लीज़ वहाँ जाके चेकआउट कीजिए, हमारी प्लेलिस्ट को जाके देखिए और जल्द से जल्द सारे वीडियोज़ को कवर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज की जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाली वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 12 रहने वाली है। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में। ये बोला गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास करने वाले कौन से व्यक्ति थे, यानी कि जो आपकी संविधान सभा में जो आपकी उद्देश्य प्रस्ताव होती है उसको किसने रखा था, इनमें से किस मेंबर ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को रखा था। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हमारे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। ठीक है? जिसमें कि ये बताया गया था कि ये इसके अंदर आपको कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स और साथ में ही गोल्स शामिल किए गए थे, मेंशन किए गए थे इसके अंदर, क्योंकि ये एक हम इसे एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जानते हैं, जिसके अंदर आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्लस गोल्स देखने को मिलते हैं, जो कि इन पूरी चीज़ों को डायरेक्ट करती है। और इसके अंतर्गत हमें एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक देखने को मिलता है। ये लोगों के पावर के बारे में बात करती है, पीपुल्स पावर के बारे में बात करती है, साथ में आपके फंडामेंटल राइट्स और जस्टिस के बारे में बात करती है, और माइनॉरिटीज से रिलेटेड जितने भी आपके सेफगार्ड्स हैं वो उनके बारे में ये बात करती है। प्लस एक आइडियोलॉजिकल बेसिस के भी बारे में ये बात करती है। ठीक है? किसके बारे में? आइडियोलॉजिकल बेसिस के बारे में। आइडियोलॉजिकल बेसिस से ये कहने का ये मतलब है, ये बात करती है कि आपकी नेशन की इंटीग्रिटी के बारे में, यानी कि आपकी राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने की ये बात करती है। प्लस ये वर्ल्ड पीस और ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि आपकी विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने की बात करती है। और ये कहती है कि यही उसका मेन उद्देश्य भी है, यानी कि राष्ट्र की अखंडता, विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने की इसमें जो बात की गई है यही उसकी मेन उद्देश्य है। ठीक है? अगर हम इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को देखें तो हमें यहाँ से पता लगता है कि इसके जो कोर आइडियल्स हैं, कोर आइडियल्स का रिफ्लेक्शन हमें प्रियम्बल के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली आप ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है आप इसे एज अ समरी के फॉर्म में आप समझ सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो उसका एक समराइज फॉर्म में इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दिया गया है। ठीक है? और हमें इसका रिफ्लेक्शन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के रूप में देखने को मिलता है, जिसे कि हम प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है? वहीं पे हम ये देख लेते हैं कि जो आपके बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर कौन थे? बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ना कि इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के मूवर माने गए थे। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से उनका कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इस चीज़ को आप, इस फैक्ट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। वहीं पे अगर हम बी एन राव की बात करें तो ये हमारे असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, यानी कि संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है?
और बी आर अम्बेडकर कौन थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा और इससे कन्फ्यूज़ करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कीजिएगा कि ये इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन को मूव कराने में इनका कोई हाथ था। नहीं, ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन को पास कराने में इन दोनों का कोई भी हाथ नहीं था, बल्कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जवाहरलाल नेहरू ने उस रिज़ॉल्यूशन को पास किया था, ठीक है? ना तो बी आर अम्बेडकर, ना तो बी एन राव, ठीक है? अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम टोटल 389 मेंबर्स देखते हैं। इनिशियली में शुरुआती दौर पे आपको इतने मेंबर्स देखने को मिलते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत, और वहीं पे हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो है 1947 में 22 जनवरी 1947 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो पहले जो प्रेसिडेंट थे, यानी कि जो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हमारे भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें ये कहा गया है कि जो राइट टू एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है, और वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, यानी कि वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें तो राइट टू एजुकेशन जो है वो आपकी एक फंडामेंटल राइट है, और वो आर्टिकल 21A के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 21A आके क्या कहती है। तो देखिए, जो आर्टिकल 21A है ये कहती है जितने भी बच्चे होते हैं, जो बच्चे 6 साल से लेकर के 14 साल के एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को एक निःशुल्क, यानी कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें अधिकार इस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को। और वहीं पे हम ये देखते हैं कि इसे 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस वाले आर्टिकल को शामिल किया गया था। और हम फिर ये देखते हैं कि 2009 में कैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट को यहाँ पे जो है शामिल किया जाता है इसी के तहत। ठीक है, इसी अमेंडमेंट के तहत 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट को शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 19 क्लॉज बी की, तो इसके अंतर्गत हम 6 फ्रीडम्स को देखते हैं, जो कि बात करती है स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ असेंबली की। हम कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, हम अपने भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, हम एक स्पीच दे सकते हैं, हम अपने एक्सप्रेशन को किसी के भी सामने प्रकट कर सकते हैं। हम एसोसिएशन बनाने की ये हमारे पास पूर्ण रूप से छूट होती है। हम इंडिया के किसी भी पार्ट में जा कर के रह सकते हैं, हम अपने मनमाने तरीके से अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो इन सारे फ्रीडम्स की यहाँ पे बात कही गई है। वहीं पे अगर हम आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30C की बात करें, तो ये माइनॉरिटीज़ ग्रुप के जो भी कल्चरल और जो भी उनकी एजुकेशनल राइट्स होती है, वो उनके यहाँ पे उनके प्रावधान की यहाँ पे बात कही गई है, ना कि आपकी राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात कही गई है। ठीक है, इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वहीं पे अगर हम 86th अमेंडमेंट की बात करें, जिसे 2002 में लागू किया गया था, और जिसके तहत हम ये देखते हैं कि कैसे आर्टिकल 21A को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत शामिल किया गया था। और साथ में ही आपके जो अनुच्छेद जो 45 और 51A क्लॉज के हैं, उसके अंतर्गत कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, कुछ सुधार किए गए थे, कुछ चीज़ों को ऐड किया गया था इसके अंतर्गत। और फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारा दूसरा अनुच्छेद है, जिसे हम अनुच्छेद 45 कहते हैं, जो कि बेसिकली डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, और ये बात करता है कि जितने भी आपके 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, उन्हें एक फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। और अभी जो है ये, और चाइल्डहुड केयर की तरफ, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर की तरफ ये शिफ्ट हो चुका है। पहले ये 6 साल से 14 साल के लिए था, और इसे और अभी शिफ्ट करके और इसके नंबर को घटा दिया गया है। ठीक है, वहीं पे अगर हम आर्टिकल 51A क्लॉज के की बात करें, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, जिसके अंतर्गत ये बोला गया है कि जितने भी पेरेंट्स होते हैं, जितने भी गार्जियन होते हैं, उन्हें, जो बच्चे होते हैं 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे होते हैं, उन्हें ज़रूरी है कि वो उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएँ। इस एज ग्रुप के बच्चों को ये इनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, पेरेंट और गार्जियन की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये बोला गया है, अगेन उसमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रही है आपकी। जब हम 2022 वाले सेट में क्वेश्चंस को देख रहे थे, तो उसमें भी पंचायती राज सिस्टम से हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और इस वाले भी सेट में हमें एक हमारा
ये पंचायती राज सिस्टम का एक क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि पंचायती राज सिस्टम जो है, ये जो व्यवस्था है, ये किसके अंतर्गत हमारे भारत में रखी गई है? तो ये देखिए, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपकी डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत इस पंचायती राज सिस्टम को हमारे भारत में इसके नींव को रखा गया था, ठीक है? वहीं पे अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो हमने इसको काफ़ी टाइम इसको डिस्कस कर लिया है, डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट को, पूरे पंचायती राज के कॉन्सेप्ट को। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में पंचायती राज सिस्टम को नहीं डिस्कस करने वाले। आप इसके लिए आप वो 2022 वाली जो 2022 वाली जो पॉलिटी की जो पीवाईक्यूज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे, आप वहाँ से उसको जा कर के देख सकते हैं। हमने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ़ इसके अदर चीज़ों को देखेंगे कि यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं, हम उन्हीं से डिस्कस करेंगे। देखिए, आपकी जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है, मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 40 के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कैसे जो डीपीएसपी है, ये स्टेट को ये अधिकार देती है कि वो विलेज लेवल पे पंचायत का निर्माण करे, यानी कि ग्राम पंचायत का वो निर्माण करे, ठीक है? और हम ये देखते हैं कि कैसे 1992 में 73वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो है, जो कि हमारे पार्ट 9 के अंदर आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 के अंतर्गत आता है, उसे एक संवैधानिक दर्जा यहाँ पे दिया गया था, ठीक है? वहीं पे अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट को हमारे संविधान के अंतर्गत इसे पार्ट 3 में मेंशन किया गया है, और उसके अंतर्गत आपके आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 की चीज़ें शामिल की गई हैं। और वहीं पे अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान के अंतर्गत पार्ट 4 ए में रखा गया है, जिसके अंतर्गत हमें अनुच्छेद 51 ए देखने को मिलता है। देखिए, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स होती है, ये इन सारी चीज़ों को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो आपकी डीपीएसपी होती है, वो नॉन इन्फोर्सेबल होती है और नॉन जस्टिसेबल होती है, यानी कि उसके उल्लंघन पे हम किसी भी कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। वहीं पे जो आपकी फंडामेंटल राइट्स होती है, वो जस्टिसेबल होती है, इन्फोर्सेबल होती है। अगर इनके अंदर इनके अंतर्गत आने वाले एक्सक्यूज़ मी इनके अंतर्गत आने वाले आपके जितने भी आर्टिकल्स होंगे, उन सारे आर्टिकल्स को उल्लंघन होने पे आप आप सुप्रीम कोर्ट को, आप किसी भी तरीके के कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हो। लेकिन आप डीपीएसपी के अंतर्गत आने वाले जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, उन आर्टिकल्स के उल्लंघन होने पे आप किसी भी कोर्ट को आप अप्रोच नहीं कर सकते। तो वहीं पे हम ये देखते हैं कि आपकी जो पंचायती राज है, पंचायती राज डायरेक्टिव जो है, वो सिर्फ एक पॉलिसी है, वो एक राइट के अंतर्गत नहीं आती है। कैसी पॉलिसी है? तो इसे डीपीएसपी के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था, ठीक है? वहीं पे अगर हम पंचायत की बात करें, तो पंचायत से रिलेटेड जो आपके अमेंडमेंट है, जो संवैधानिक जो आपके अमेंडमेंट एक्ट है, वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है। और वहीं पे म्युनिसिपैलिटीज़ की बात करें, तो म्युनिसिपैलिटीज़ को किसके अंतर्गत ऐड किया गया था? तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे ऐड किया गया था। और अगर हम नेशनल पंचायती राज डे की बात करें, तो उसे 24 अप्रैल के दिन पे मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे आपके ये जो जो भी आपके वन डे एग्ज़ाम्स होती है ना, वहाँ पे आपके जो डेट, जो फैक्ट्स होती हैं, ये डेट वाली जो होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको डेट याद रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन-सा दिवस कब मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि कैसे आपके 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आपकी पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन है, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे हमारे संविधान में किस में शामिल किया गया है? तो देखिए, हमने अगेन अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जब हम लेजिस्लेटिव पावर के डिवीज़न के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर कि हम 3 तरीके की लिस्ट को देखते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो हमने स्टेट लिस्ट के बारे में इन सारी चीज़ों को पढ़ा था। आप प्लीज़, आप अगर जिन्होंने भी उस वाली वीडियो को चेकआउट नहीं किया है, उन्हें उसे नहीं देखा है, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए। उसमें मैंने इन सारी चीज़ों को काफ़ी डीप में एक्सप्लेन किया है। तो मैं उन सारी चीज़ों को अब फिर से यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। तो मैं आपको मोटे-मोटे तरीके से यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन है, ये आपकी स्टेट लिस्ट के एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे शामिल की गई। स्टेट लिस्ट में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके उसमें से जो मेन एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो आपकी आ जाती है, पुलिस आ जाती है, ये आपकी सैनिटेशन आ जाती है, वहीं पे आपकी हेल्थ आ जाती है, आपकी एजुकेशन वगैरह आ जाती है। तो ये सारे इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आप उन सारे सब्जेक्ट्स को ना, आप आपकी लूसेंट में भी आपके उन सारे सब्जेक्ट्स को दी गई हैं। आप उनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन तीनों लिस्ट में से आप उन सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को आप वहाँ से देख सकते हो। अगर हम बात करें इस स्टेट लिस्ट की, तो ये स्टेट लिस्ट जो है, और इन
ये सिर्फ स्टेट लिस्ट नहीं, ये जितने भी ये जो तीनों लिस्ट है, ये तीनों लिस्ट हमारे संविधान के शेड्यूल 7 में रखी गई है, ठीक है, दी गई है, इन चीज़ों को मेंशन किया गया है वहीं पे स्टेट लिस्ट के अंतर्गत हमें देखने को ये पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन वाली चीज़ जो है वो हमें स्टेट लिस्ट के अंतर्गत देखने को मिलता है। और अगर हम स्टेट लिस्ट के मेन सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए स्टेट लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट्स आते हैं ना कि जिन वैसे सब्जेक्ट जिनका एक रीजनल इंटरेस्ट होता है और जो कि लोकल लेजिस्लेशन के लिए अलाउ करती है, जो कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक लेजिस्लेटिव पावर प्राइमरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को वो लेजिस्लेटिव पावर इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मिल जाती है। अब स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार मिल जाता है कि वो इन सभी चीज़ों पे वो अपना कानून बना सकती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम इन लिस्ट की बात करें तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। लेकिन हाँ, ये वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इन लिस्ट के अंतर्गत आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, टोटल सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट के अंतर्गत हमें 100 देखने को मिलता है। स्टेट लिस्ट के अंतर्गत हमें 61 देखने को मिलता है और कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत हमें 52 देखने को मिलता है। तो इन सारे लिस्ट को याद रखना आपके लिए ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि इनमें से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो भी चीज़ें रिपीट हो चुकी है, आपको उन्हें तो याद रखना ही है। बाकी जितनी भी अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अदर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, आप उन सभी चीज़ों को आप याद रख सकते हो, ठीक है? और आप उन चीज़ों को आप लूसेंट से आप देख सकते हो। तो हम ओरिजिनल बात करें तो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत ओरिजिनल सिर्फ़ और सिर्फ़ 97 थे और फिर बाद में इसके अंतर्गत 3 और बढ़ा करके इसका संख्या जो है वो 100 कर दिया गया। वहीं पे अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो पहले इसके अंतर्गत 66 सब्जेक्ट्स आते थे और इसे घटा करके 61 किया गया था। कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत पहले 47 आते थे और इसे बढ़ा करके फिर 52 कर दिया गया था। तो आप प्लीज़ इसे जाकर के चेकआउट कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी रिपीट है। ये हमें हमें इससे काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड तौर पे हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है? 2022 में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं और इस वाले शिफ्ट में अभी हम देखेंगे 1 क्वेश्चन तो हमें यहाँ पे दिख गया है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। ऊपर भी हम माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को देख चुके हैं और ये क्वेश्चन फिर से आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं आप यहाँ कितनी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो देखिए अगर हम इन ये माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो माइनॉरिटीज़ की जो इंटरेस्ट है वो आर्टिकल 29 में दी गई है, जैसा कि हम ऊपर भी मेंशन कर चुके हैं, ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे 29 आर्टिकल के अंतर्गत माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कही गई है। उसमें ये बोला गया है कि किसी भी सेक्शन के जो सिटीजन्स होंगे अगर वो माइनॉरिटी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, अगर उनकी एक अपनी अलग लैंग्वेज है, उनकी एक अपनी अलग लिपि है, अपनी अपनी एक अलग स्क्रिप्ट है, उनका एक अलग संस्कृति है, एक अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशंस है, तो हमें ज़रूरत है कि हम उन सारी चीज़ों को प्रिज़र्व करके रखें। ये अधिकार ये जो है ये सारा अधिकार उन्हें आर्टिकल 29 के अंदर मुहैया कराया गया है। उन्हें ये प्रावधान दिया गया है, किन्हें? माइनॉरिटीज़ को दिया गया है। और साथ में ही उन्हें हमारे संविधान के पार्ट 3 में उन माइनॉरिटी से रिलेटेड उनके कल्चरल और साथ में उनके एजुकेशनल राइट्स के भी बारे में बात कही गई है, ठीक है? अगर हम बात आर्टिकल 21 की करें जो कि ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं, तो आर्टिकल 21 में आपकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई है। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे अब जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपकी राइट टू डाई है ना, राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी की जो बात कही गई है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो अगर राइट टू डाई विद डिग्निटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो क्योंकि ये इसी साल इसे मेंशन किया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये बनते हैं कि आपको इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप बोलोगे 21 के अंतर्गत आता है। तो 21 के अंतर्गत आपकी राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी भी शामिल की गई है। और राइट टू डाई विद डिग्निटी अब क्या है? अब वो एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आती है। तो इन सारी चीज़ों को आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस आने के चांसेस ये काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से, ठीक है? क्योंकि राइट टू लाइफ से ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो यहाँ चांसेस बनते हैं राइट टू डाई से पूछने का। राइट टू डाई दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। वहीं पे अगर हम आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि जितने भी बच्चे 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं उनके उन उन उनसे जो मज़दूरी कराई जाती है तो उनसे मज़दूरी मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ में जो भी एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है और उनसे जो मज़दूरी कराई जाती है तो उसके बारे में यहाँ पे बात कही गई है। उसके प्रोहिबिशन के बारे में बात कही है, यानी कि चाइल्ड लेबर के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात की, चाइल्ड लेबर को हटाने के बारे में यहाँ पे बात कही गई है, ठीक है? उनसे जो भी एम्प्लॉयमेंट कराई जाती है उसके प्रोहिबिशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। वहीं पे हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल 29 ऑलरेडी हम देख चुके हैं कैसे माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई, उनकी जो भी लैंग्वेज है, जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी कल्चर है, उसके प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पे बात कही गई है। अगर आर्टिकल 30 की बात करें तो आर्टिकल 30 में फिर से
आपकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ की जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उन्हें एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उन्हें उनकी रिज़र्वेशन की बात कही गई है, उनके अधिकार की बात कही गई है। तो ये सारी चीज़ें हम आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में हमें देखने को मिलता है। ये दोनों जो है वो माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड हैं, जैसा कि हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें ये पूछा गया है कि हमारे संविधान में जो लोकसभा है, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है? देखिए पिछले वाले सेट में यानी कि 2022 वाले पेपर में हम ये देखे थे, उसमें लोकसभा की जो सदस्यता होती है, उसकी सदस्यता की मिनिमम एज क्या होगी, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इस वाले शिफ्ट में आपको 2021 वाले में आपको क्या पूछा गया, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगी? तो देख रहे हो आप कैसे लोकसभा की जो भी फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को एक-एक करके पूछा जा रहा है। तो ज़रूरत है कि आप जितने भी इसके अलग से फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को आप ध्यान में रखो, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों की ही फंक्शंस को, ठीक है? तो देखिए अगर लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 552, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कही गई है इसलिए हम 552 कह रहे हैं। अगर हम 552 में से देखें, अगर हम लोकसभा की कंपोजिशन की बात करें तो लोकसभा की कंपोजिशन के बारे में आर्टिकल 81 में हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 81 में इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। और अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो हमें 552 देखने को मिलता है, जिसमें कि 552 में से 530 जो है वो हमें स्टेट से देखने को मिलते हैं और 20 आपके यूटी से देखने को मिलते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी से देखने को मिलते हैं। और पहले हम देखते थे 2020 तक आपके 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स भी इसमें शामिल हुआ करते थे और 2020 से इस प्रोविज़न को जो है वो हटा दिया गया। इस एंग्लो इंडियन वाले प्रावधान को हटा दिया गया। किससे हटाया गया? तो 2020 में हटाया गया था और हम फिर ये देखते हैं कि कैसे 2001 में जो है 2001 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपकी जो जितनी भी सीट्स थी, जितनी भी लोकसभा की जितनी भी सीट्स थी यानी कि 552 जो सीट्स थी, इसको 2026 तक फ्रीज़ कर दिया गया। तो मतलब कि बेसिकली ये बोला गया इस टाइम पीरियड तक यहाँ पे एक सीट में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, किसी भी तरीके के इंक्रीज़मेंट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? बेसिकली हम इसे डीलिमिटेशन फ्रीज के भी नाम से जानते हैं, ठीक है? अगर हम लोकसभा के अगर करंट स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें हमें करंट जो इलेक्टेड सीट्स हैं वो 543 इलेक्टेड सीट्स देखने को मिलते हैं। और वहीं पे अगर हम लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो स्पीकर किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, तो वो लोकसभा के ही मेंबर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और अगर नॉर्मल टर्म की बात करें तो उनकी जो नॉर्मल टर्म होती है वो 5 साल की होती है और लोकसभा के किसी भी मेंबर की जो नॉर्मल टर्म होती है वो भी 5 साल की ही होती है, ठीक है? तो ये तो थी लोकसभा की पूरी जानकारी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत नहीं शामिल है। अगेन स्टेट लिस्ट से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है? तो देख रहे हो आप ये लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, ये टॉपिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव पावर की जो डिवीजन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव पावर में जो डिवीजन की बात कही गई है, पावर ऑफ डिवीजन की बात की गई है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना है, बिठा के रखना है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आपके। तो देखिए स्टेट लिस्ट में इन किन सारी चीज़ों को नहीं, देखिए हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, पुलिस हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई और आपकी पुलिस के अंदर आपकी ये प्रिज़न वगैरह आ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह आ जाती है, तो क्या जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ की बात करें तो जो आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है वो आपकी कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इसमें स्टेट और साथ में आपकी जो सेंटर है इन दोनों के ही पास पावर होती है लेजिस्लेट करने की। देखिए जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है जिसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि आपकी जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें आपके वैसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें आपकी स्टेट प्लस आपकी जितनी भी आपकी सेंटर प्लस आपकी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उन दोनों की ही एक कॉमन इंटरेस्ट वाले जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे शामिल होते हैं, ठीक है? कॉमन इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं, जिसके तहत हम ये देखते हैं दोनों को ही कानून बनाने की अनुमति होती है। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है यहाँ पे दोनों को ही कानून बनाने की अनुमति होती है। वहीं पे अगर हम बात करें कि स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट को हम ऑलरेडी दे चुके हैं। पुलिस हो गई, लॉ एंड ऑर्डर हो गई, प्रिजनर्स वगैरह हो गई और साथ में आपकी एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, सैनिटेशन हो गई। तो ये सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी इसके अंतर्गत आती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। वहीं पे अगर कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो कंकरेंट लिस्ट में अगर हम विवाद होते हुए देखते हैं किसी भी टॉपिक के किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर विवाद हो जाती है तो वैसे वैसे टाइम पे आपकी किसकी कानून प्रिवेल करेगी, तो आपकी जो सेंट्रल की जो कानून होगी उनकी कानून यहाँ पे प्रिवेल करेगी, यानी कि आपकी जो केंद्र का जो कानून होगा उसे यहाँ पे मान्य
दिया जाएगा। ठीक है? इतना क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ को बस आप यहाँ देख लीजिए, जो आपकी रेसिडुअरी पावर होती है ना, इसे यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आपको शामिल किया गया है। ठीक है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, उसमें पूछा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से कौन-सा एक सैलिएंट फीचर नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन-सी मुख्य विशेषता नहीं है? अगेन ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी भारतीय संविधान की सैलिएंट फीचर के बारे में क्वेश्चन किया जा चुका है। तो देख रहे हो आप, 2021 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया, 2019 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये हम देखते हैं कि ये हमारे संविधान का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है? सैलिएंट फीचर के अंतर्गत आता है। कमिटेड जुडिशरी भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जिसको कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो 3 लिस्ट में बटी हुई है आपकी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वहीं पे आपकी जो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी ऑलरेडी मेंशन है। तो क्या मेंशन यहाँ पे नहीं है? ये जो आपकी कमिटेड जुडिशरी है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये मेंशन नहीं की गई है। ठीक है? तो कैसी जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मेंशन की गई है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात कही गई है, जो कि किसी भी तरीके के एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से वो बाहर होती है। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि इसमें आपकी जो भी एग्जीक्यूटिव होती है, जो भी आपकी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है जुडिशरी में। वहीं पे अगर हम कमिटेड जुडिशरी की बात करें, तो कमिटेड जुडिशरी को हम क्या कहते हैं कि ये ना गवर्नमेंट की जो भी आइडियोलॉजी होती है, आपकी जो भी जिसकी भी सरकार होगी, जिसकी भी सरकार सत्ते में होगी, ये जो जुडिशरी होगी वो उसके प्रति अपनी लॉयल्टी ये साबित करती है। तो ऐसे वाले फीचर्स को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। हमने क्या शामिल किया है? तो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात कही है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, कमिटेड जुडिशरी जैसे जो हालात हैं वो हमारे देश में कब हुए थे? तो देखिए, इमरजेंसी के टाइम पे 1970 के दशक के दौरान, जब इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश में ये इमरजेंसी के प्रोविजंस लगाए थे। इमरजेंसी जब लग गई थी तो उस उन्होंने पूरी कोशिश की थी, जो आपकी जो जुडिशरी है वो उनके ही पक्ष में सारी चीज़ें करे और उनके ही पक्ष में, उनके ही अकॉर्डिंग चले। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि कैसे जो जुडिशरी है वो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वर्क करती है और आप कह सकते हैं कि वो सरकार के अधीन नहीं वहाँ पे होती है। तो हम ये देखते हैं कि कैसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को, उस पूरे केस को यहाँ पे हैंडल किया था हमारी जुडिशरी में। ठीक है? तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारी जो संविधान के अंदर है वो एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये देखते हैं कि ये हमारे इंडिया की जो है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो शामिल होती है। अगर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर की बात करें, तो इसे हम ऑलरेडी पहले वाले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि जो आपकी रिटर्न एंड लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल और यूनिटरी बेस है। ठीक है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलती है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनिवर्सल राइट, फ्रेंचाइजी, सिंगल सिटीजनशिप और सेक्युलर स्टेट के बारे में बात की जाती है। इन सभी चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम डिस्कस नहीं करने वाले एक्सप्लेन वे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये क्वेश्चन जो है आपकी डीपीएसपी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक जस्टिस, अब जहाँ पर भी देख लो ना, आँख बंद करके डीपीएसपी को टिक करके आ जाना। ठीक है? जो भी आपकी जो आर्थिक न्याय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगी, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, शैक्षणिक न्याय से रिलेटेड, आप उसको जो है डीपीएसपी के अंतर्गत आप शामिल करना। ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीपीएसपी। अगेन यहाँ पे डीपीएसपी को डिस्क्राइब किया गया है, जो कि हम नहीं देखने वाले फिर से। मैं आपको बस ये बता दूँ, डीपीएसपी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में मेंशन किया गया था, जिससे हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत मेंशन किया गया है, जो कि सामाजिक, आर्थिक और अ, राजनीतिक न्याय के बारे में बात करती है। ठीक है? और ये नॉन जस्टिसेबल नेचर की होती है। वहीं पे अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी को इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इसको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज को यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। डीपीएसपी के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, कितने आर्टिकल्स आते हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक की चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है, ये पूछा गया है कि हमारे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत आपकी जो विलेज पंचायत है उसको
ऑर्गेनाइज करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। तो देखिए विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत को ऑर्गेनाइज करने का अधिकार डीपीएसपी के द्वारा ही दिया गया था, डीपीएसपी में ही शामिल किया गया था। तो डीपीएसपी में किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया गया था कि आप ग्राम पंचायत का निर्माण कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए विलेज पंचायत से रिलेटेड इस पूरे सीरीज में आपकी ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ में डीपीएसपी से अगर जोड़ा जाए तो डीपीएसपी से रिलेटेड ये आपकी फोर्थ क्वेश्चन होगी। देखिए हम आर्टिकल 40 को देखें तो आर्टिकल 40 में इसमें ये स्टेट को ये अधिकार दिया गया है कि वो वो विलेज के लेवल पे एक मतलब गांव के स्तर पे वो एक ग्राम पंचायत का निर्माण कर सकती है, और वो इसके साथ में ही वो गांव को कुछ अधिकार देती है कि वो एज अ सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट की तरफ फंक्शन कर सके। उसके लिए यहाँ पे कुछ अधिकार के प्रावधान भी दिए गए हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिकल 38 की, तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? ये सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने की बात करता है। सोशल वेलफेयर से क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए सोशल वेलफेयर आपको सिर्फ एक टर्म दिया गया है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल्ड वे में समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे आपकी जो भी आपकी सोशल यानी कि सामाजिक, आर्थिक और जो भी राजनीतिक न्याय पर आधारित जो भी आपकी सोशल ऑर्डर होती है, जो भी यानी कि जो भी आपकी आपकी जो भी सामाजिक व्यवस्था होती है, उन सामाजिक व्यवस्था को बेसिकली यहाँ पे सिक्योर करने की बात कही गई है, सुनिश्चित करने की बात कही गई है, प्लस जनता के कल्याण को यानी कि ह्यूमन वेलफेयर को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात कही गई है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जनता के कल्याण को बढ़ावा देना है और साथ में ही एक सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना है, जो कि आधारित होगी आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के ऊपर, ठीक है। इतना क्लियर है? अगर हम बात करें आर्टिकल 40 की, तो इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे ये विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड, ये ऑर्गेनाइजेशन की ये बात करती है, ग्राम पंचायत की ये बात करती है। वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिकल 44 की, तो आर्टिकल 44 जो है वो आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमें ये पता लगता है ना कि ये एक सिंगल सेट ऑफ लॉ की बात करता है। क्या बात करता है? ये बेसिकली एक सिंगल सेट ऑफ लॉ की बात करता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किसके लिए ये जितने भी आपके मैरिजेस वगैरह हो गए, या फिर जो भी आपके डाइवोर्स हो गई, या फिर जो भी आपकी एक तरीके से आप जो भी आपकी इनहेरिटेंस वगैरह हो जाती है, और साथ में आप उम, ऐसा कह सकते हो कि इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड, यानी कि इट डज़न्ट मैटर कि आप किस रिलीजन को आप बिलॉन्ग कर रहे हो, अगर एक बार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाती है तो इसके अंतर्गत एक सिंगल सेट ऑफ लॉ को बनाया जाता है, और सारे ही धर्म के लोगों को इस सेट ऑफ लॉ का जो है पालन करना होता है इन सारे ही केसेस में, ठीक है। सिंगल कानून, जिसको कि हम सिंगल कानून के तौर पे भी जानते हैं। तो देखिए इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड से ना एक क्वेश्चन आपकी आ सकती है कि भारत का वो सबसे पहला कौन सा राज्य है जहां पर कि पूर्ण तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया गया है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने वाला भारत का सबसे पहला राज्य जो है वो है आपका गोवा, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा राज्य है? गोवा है। और गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम गोवा के सिविल कोड के भी नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, गोवा के सिविल कोड के भी नाम से जानते हैं। तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, वो कौन सा पहला राज्य था जहाँ पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया गया, और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी जो गोवा सिविल कोड है वो क्या है, और वो किस आर्टिकल के अंतर्गत वो आती है। तो आपको क्या मेंशन करना है? तो आप समझ रहे हो कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चंस ऐसे बनाए जा सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी संभावना है यहाँ से, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिकल 46 की, तो जो आर्टिकल 46 है ये यहाँ पे वीकर सेक्शंस की बात की गई है, जो कि जो भी कमजोर वर्ग के जो भी आपके स्पेशली यहाँ पे एससीज और एसटीज जो भी आते हैं, उनके यहाँ पे शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का यहाँ पे निर्देश बेसिकली दिया गया है। बेसिकली उन्हें ये बोला गया है कि उन्हें जो भी उनके साथ जो भी आपकी सोशल इंजस्टिस होती आ रही है, यानी कि जो भी उनके साथ सामाजिक उत्पीड़न होता चला आ रहा है, जो भी और साथ में जो भी एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ होते चले आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे एक तरीके से प्रोहिबिट करने की बात कही गई है, उसके अगेंस्ट उनसे प्रोटेक्शन की बात कही गई है, इसके अगेंस्ट, ठीक है। और यहाँ पे साथ में एक समतावादी समाज की निर्माण की बात कही गई है, ठीक है। समतावादी समाज से कहने का ये मतलब है आपकी इगैलिटेरियन सोसाइटी की यहाँ पे बात कही गई है, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है, इससे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं।
देखिए, ये जो चारों आर्टिकल्स हैं ना आपके, ये चारों आर्टिकल से आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, और मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबली बता भी दिया कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आपके फ्रेम किए जा सकते हैं इन चारों आर्टिकल से। आपके अनुच्छेद, आपके आर्टिकल आपके 38, 40, 44 और जो 46 है, इससे काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस भी पूछे गए यूपी पुलिस में, यूपी ट्रिपल एससी में, पेट के एग्ज़ाम्स में। तो आपको इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, आप एक तरीके से इन सभी चीज़ों को याद कर लो। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को अच्छे से देख लेना, क्योंकि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इससे भी पूछने के। और आपकी विलेज पंचायत से तो भर-भर के, पंचायती राज सिस्टम से तो आपके भर-भर के क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? डीपीएसपी से भर-भर के क्वेश्चन्स आते हैं, माइनॉरिटीज़ से भर-भर के क्वेश्चन्स आपके आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगेन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से हमारे पंचायती राज सिस्टम के। देख रहे हो, एक चौथा क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम से। तो जो आपकी यहाँ पे बात कही गई है कि जो आपकी 3 टियर पंचायती राज सिस्टम थी, वो किसके द्वारा प्रपोज़ की गई थी? ये विचार किसने रखा था? तो देखिए, ये विचार रखने वाले जो शख्स थे हमारे, वो थे बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा ये जो चीज़ें हैं, वो चीज़ों को रखी गई थी। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की गई थी। इसके बारे में मैंने काफ़ी एक एक्सप्लेन्ड वे में आपको 2022 वाले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ से इन सभी चीज़ों को जाके देख लेना। प्लीज़ चेक आउट करो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, इन दोनों को और बाकी और भी जितनी भी कमिटीज़ हैं, वो उसको मैंने काफ़ी एक डीप एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे समझाया है। आप वहाँ से चीज़ों को देखो, और मैं यहाँ पे आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, मैं बस आपको वहाँ पे वही चीज़ बताने वाली हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर हम बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें, जिसके अंतर्गत ये बोला गया था कि कैसे आपकी जो भी जो 3 टियर सिस्टम को बनाने की ज़रूरत है, विलेज लेवल पे हमें ग्राम पंचायत की निर्माण करने की ज़रूरत है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति की निर्माण करने की ज़रूरत है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद की निर्माण की ज़रूरत है। वहीं पे जो आपकी अशोक मेहता कमेटी है, जो कि 1977 में आई थी, जिन्होंने ये रिकमेंड किया था कि हमें सिर्फ 2 टियर सिस्टम को अपनाने की ज़रूरत है, और ये 2 टियर सिस्टम क्या है? प्लीज़ चेक आउट 2022 वीडियो, ठीक है? जो कि बेसिकली बात करती है आपकी डिस्ट्रिक्ट और मंडल लेवल के बारे में, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे इन सारी कमिटीज़ के बारे में दी गई है कि कैसे-कैसे ये कमिटीज़ किस-किस ईयर में आई, और बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई, ये 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करती है। अशोक मेहता कमेटी 1977 में आई, ये 2 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करती है। जीवीके राव कमेटी जो है, जीवीके राव जो है वो आपकी 1985 में आई, और ये किसकी बात करती है? ये जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो इतनी भी बॉडीज़ हैं, वो उसकी मजबूती की बात करती है, उसको स्ट्रेंथन करने की बात करती है, उसको एक मजबूत बनाने की बात करती है। और हम एलन सिंघवी कमेटी की बात करें तो 1986 में आई थी। ये पंचायती राज सिस्टम की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, जो भी संवैधानिक दर्जे के बारे में ये बात करती है। ऑलरेडी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। 73rd अमेंडमेंट की बात करें तो ये 1992 में आई थी, और हम ये देखते हैं कि इसके तहत कैसे एक संविधान दर्जा दिया जाता है। किस चीज़ों को, जो पंचायत को ये संवैधानिक दर्जा यहाँ पे दिया गया है, तो इन चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि जो राज्यसभा की जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उसकी टेन्योर क्या होती है? अगेन देखिए, आपका राज्यसभा से भी क्वेश्चन कर ही लिया गया है। तो देखिए, राज्यसभा से जो आपकी जो टेन्योर होती है ना, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 6 साल की होती है, ठीक है? जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, उनकी टेन्योर सिर्फ और सिर्फ 6 साल की होती है, और ये इसे परमानेंट हाउस के तौर पे हम जानते हैं। ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, जैसे कि लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो जाती है किसके कहने पे? प्रेसिडेंट के कहने पे, और साथ में आपकी कैबिनेट के कहने पे वो डिसॉल्व हो जाती है। और लेकिन यहाँ पे ये राज्यसभा के केस में हम ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि राज्यसभा के केस में हर 2 साल पे 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायर कर जाते हैं। और अगर हम ये देखें कि इन चीज़ों को कहाँ मेंशन किया गया है, तो ये चीज़ों को आपको आर्टिकल 80 में मेंशन किया गया है, जहाँ पर कि हम ये देखते हैं कि ये जो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी 250 की है, जिसमें कि 250 में से हम ये देखते हैं कि 238 मेंबर्स जो थे, वो इलेक्टेड मेंबर्स थे, और जो 12 सदस्य ऐसे हैं जिन्हें हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है? तो वहीं पे अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के केस में 250 है, लोकसभा के केस में 552 है। करंट स्ट्रेंथ की बात करें तो राज्यसभा की 245 है, और लोकसभा की 543 है। अगर इनकी टर्म की बात करें तो राज्यसभा की 6 ईयर की टर्म होती है, बिना किसी डिसोल्यूशन के साथ, अ, बिना सभा को भंग किए हुए। और वहीं पे जो राज्यसभा होती है, उसकी जो टेन्योर होती है वो 5 साल की होती है, और इसके अंतर्गत जो आपकी डिसोल्यूशन होती है वो शामिल होती है, यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है?
और वहीं पे अगर मिनिमम एज की बात करें तो राज्यसभा के केस में जो मिनिमम एज होती है, जो सदस्य राज्यसभा के सदस्य की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 30 वर्ष की होनी चाहिए। और लोकसभा के केस में जो सदस्य की जो सदस्यता होती है वो कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए इस लोकसभा के सदस्य की, तो वो 25 वर्ष की मिनिमम एज होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और इस केस में आपके स्पीकर होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहा जाता है। स्पेशल पावर्स की अगर बात करें तो राज्यसभा के केस में जो स्पेशल पावर आती है वो आर्टिकल 249 के अंतर्गत आती है और आर्टिकल 312 के अंतर्गत आती है। और वहीं पे अगर लोकसभा के केस में स्पेशल पावर की बात करें तो ये मनी बिल के अंतर्गत इसकी स्पेशल पावर दी गई है, जो कि शामिल है आपके आर्टिकल 110 के अंतर्गत। तो ये तो थी हमारी पूरी की पूरी आज की क्लास की दी गई जानकारी। तो इन सारे क्वेश्चंस में से हमें क्या देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके रिपीट हुए हैं। अगर हम बात करें कि कौन-कौन से आपकी चीज़ें रिपीट हुई हैं, तो आपको कौन-कौन सी चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आपकी जो डीपीएसपी हो गई, आप इन चीज़ों को तो अच्छे से कर ही लेना। आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गई, प्लस आपकी लेजिस्लेटिव पावर में जो भी आपकी डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में जो भी बात की गई है, ठीक है? जिसके अंतर्गत आपकी स्टेट लिस्ट, यूनियन स्टेट लिस्ट, आपकी यूनियन लिस्ट प्लस आपकी जो कंकरेंट लिस्ट वगैरह आती है, उसे शामिल किया गया। तो इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और साथ में वो माइनॉरिटीज़ वाली, माइनॉरिटीज़ में जो कि फंडामेंटल राइट के ही अंतर्गत आती है, ठीक है? और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आपकी जो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, तो ये जो जितने भी कोर टॉपिक्स हैं ना, इन कोर टॉपिक्स को आप अगर अच्छे से कर लोगे, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आराम से ईज़िली वे से आप सॉल्व कर सकते हो। और इन सारे ही टॉपिक्स को मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए। अगर जिन्होंने चेकआउट नहीं किया है, जिन्होंने नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ उन्हें जाके देखिए, और जिन्होंने देख लिया है, तो आई होप कि उन्हें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।